गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। निश्चित तौर पर ये जो फेज चल रहा है, मैं आज वैसे बहुत खुश हूं, चाहे जो भी वजह रही हो इसकी, लेकिन एक वजह है। मोदी जी ने हम सब धर्मनिरपेक्ष लोगों की लाज रखी और उन्होंने फिर एक अपील जारी की कि कोरोना का धर्म और कोरोना की जाति नहीं होती, और ये मुझे अच्छा लगा। ये दर्ज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो जब कोई पॉजिटिव साइन आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए और दबाव पैदा करना चाहिए कि और इस दिशा में जाओ। तो हम तो अपनी तरह से कह ही रहे थे, अनुरोध कर ही रहे थे कि नहीं, और असर्ट करो, और असर्ट करो। ये जितने मंत्री हैं वो सब असर्ट करें इस बात को कि कोरोना का धर्म नहीं होता। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग दी है हेल्थ कमीशन डिपार्टमेंट ने, मैंने आपसे सुबह बात करते समय पिछले 2 दिन से मैं ये बात कह रहा था, 3 दिन से, और मैं ये कह रहा था कि कम से कम ये मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग से जमात, तबलीगी जमात का रेफरेंस जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मैंने कल उनकी प्रेस रिलीज जो अखबारों में छपी है उसको ध्यान से पढ़ा। लंबे समय के बाद में पहली बार ये घटा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी ब्रीफिंग में तबलीग का जिक्र नहीं किया है, और ये पॉजिटिव साइन है। और मेरा ये मानना है कि पब्लिक कम्युनिकेशन की ये जीत है। हमें प्रेशर बनाना होगा, हमें प्रेशर बनाना होगा कि सरकार सीखे, प्रेशर बनाना होगा। मैंने कल एक विषय कि उससे जुड़ी हुई 2-4 चीजें आपसे शेयर करूं। मैंने ये प्रस्तावित किया था कि ये डर आता कहां से है, ये भारतीय समाज इतना भयभीत क्यों रहता है, हम सब लोग इतने डरते क्यों हैं। किसी पीएम की धमकी की जरूरत नहीं होती हमें डराने के लिए, लेकिन हम डरते रहते हैं। किसी होम मिनिस्टर की भी धमकी की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम डरते रहते हैं। कोरोना चल रहा है तो इस समय और डर और प्रबल रूप में है हमारे बीच में, और इसने डर को एक बहुत ही साक्षात जो है हकीकत में बदल दिया है। अब मिलते हुए डर रहे हैं, बात करते हुए डर रहे हैं, कोई चीज छूते हुए डर रहे हैं, दरवाजा खोलते हुए डर रहे हैं, दरवाजा बंद करते हुए डर रहे हैं, कितनी बार हाथ धोएं पता नहीं क्या हो, डर डर के घर में रह रहे हैं। तो इस डर की जड़ें कहां हैं? ये इतना जीवन में डर तो पहले नहीं था, ये अचानक इतना डर आ कैसे रहा है? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से डर आ रहा है। पहली चीज जो बहुत ही विनम्रता से मैं रखना चाहता हूं, यह कि हमारा जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की ब्यूटी यह है और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये इसका सौंदर्य भी है और ये इसकी कमजोरी भी है, कि लोकतंत्र पर हमला लोकतांत्रिक लोग ही कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कि लोकतंत्र के लिए चुनौती बने हुए हैं? ये वे लोग हैं जिन्हें आपने वोट देकर इलेक्ट किया है।
वो XYZ किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। डेमोक्रेसी का ये आप थोड़ा सा ये जो दलीय परिप्रेक्ष्य हैं इससे थोड़ा सा बाहर निकल के देखें चीजें, तो शायद आपको अच्छी सी दिखाई दें। सरकार जो करना चाहती है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, गाय दूध कब देती है? गाय दूध तब देती है जब उसे घास खिलाओ। हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान का पुनर्निर्माण तब करेगी जब हिंदुस्तान की जनता को खिलाओगे। ये दिमाग से निकाल दो कि गाय को खिलाएंगे नहीं और गाय दूध दे देगी। गाय प्रेमी है ना ये लोग, तो एक गाय के ही जरिए इन्हें समझाने की जरूरत है। गाय दूध तब देती है जब गाय को घास खिलाई जाए। गाय घास खाती है लेकिन देती दूध है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करना है, उसे पुनरुज्जीवित करना है, तो हिंदुस्तान की जनता को घास खिलाओ, खूब खिलाओ। जितना घास खिलाओगे उतनी ही बार दूध देगी। और अगर आपने यह तय किया कि नहीं घास नहीं खिलाएंगे, तो गाय मर जाएगी। ये तालिबानी अर्थशास्त्र के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। जनता को दो, जनता को खिलाओ, जनता की जेब में पैसा डालो, जनता तुम्हें नया भारत बना के देगी। तुम जनता को जितना दोगे, याद रखो, जितना घास खिलाओगे उतनी ही बार दूध देगी। जितनी अच्छी घास खिलाओगे उतना ही बेहतर दूध मिलेगा। तो ये तो निकाल दो दिमाग से कि लोगों की तनख्वाहों में कटौती करेंगे, लोगों के डीए में कटौती करेंगे। ये सरकार एक सिरे से इस चीज को दिमाग से निकाल दे। अगर लोगों के डीए में कटौती हुई, लोगों की तनख्वाहों में कटौती हुई, लोगों के रोजगार में कटौती हुई, तो तय मानो गाय मर जाएगी। और फिर ये भारत का अर्थशास्त्र नहीं रहेगा, ये तालिबान का अर्थशास्त्र बन जाएगा। हमें कौन सी चीज जरूरी है हमारे लिए? इस लोकतंत्र के लिए, इस लोकतंत्र की जो जनता है, इसके लिए कौन सी चीज जरूरी है इस समय? उसे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक, सामाजिक और भौतिक, राशन, बिजली, पानी, इन सब की मदद की जाए और इससे उनकी कॉस्ट न ली जाए। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि राशन के बंटवारे में और सब्सिडीज के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब्सिडीज के हकदार जितने गरीब भूमिहीन लोग भी हैं, उतने ही हकदार वे लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उतने ही हकदार वे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री के लोग हैं। क्योंकि आप जितना गाय को घास खिलाएंगे, गाय उतना ही दूध देगी। सो प्लीज, अच्छे हिंदू की तरह गाय की सेवा करो, गाय को घास खिलाओ, गाय दूध देगी। और एक बार नहीं, 2 बार देगी, तय मानो। अब लौटो उस विषय पे जहां पे हम लोग शुरू हुए थे। आखिर ये डर रहता कहां है, आता कहां से, इसकी जड़ें कहां हैं? ऐसा है कि ये जो डर जो हम लोगों के जीवन में है, ये डर कहीं और नहीं है। वो इस डेमोक्रेसी में ही है, उसकी जड़ें डेमोक्रेसी के बाहर नहीं है। एक मतलब अलग सी बात है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग सोचें उस पर। आधुनिक काल में जितने भी परिवर्तन हैं, और खासतौर पर
विज्ञान की दिशा में ले जाने वाले परिवर्तन। अगर लोकतंत्र को भी रियल लोकतंत्र बनाना है और लोकतंत्र में लोगों के बीच में बंधुत्व, जो कि लोकतंत्र की धुरी है, बंधुत्व का भाव पैदा करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि रियल लोकतंत्र हो। अभी लोकतंत्र में स्थिति क्या है? लोकतंत्र में लोकतंत्र के लोग ही या लोकतांत्रिक लोग ही लोकतंत्र के शत्रु हैं। और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक लोगों का शत्रु होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये अचानक मोदी जी आए हैं तो ये शत्रु भाव से पेश आ रहे हैं। नहीं नहीं, इनके पास में बहुत मजबूत विरासत है। ये उस विरासत को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जस्ट गैस कीजिए, आप गैस कीजिए, लोकतंत्र पर सबसे पहले हमला किसने किया? मैं रिपीट कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी में जो शत्रु हैं वो डेमोक्रेसी से ही निकले हुए लोग हैं। डेमोक्रेसी नहीं उन्हें जिम्मेदारी दी है, वह डेमोक्रेट्स ही हैं जो कि डेमोक्रेसी के शत्रु हैं। डेमोक्रेट्स में मोदी भी आते हैं और पंडित नेहरू भी आते हैं। डेमोक्रेट्स में इंदिरा गांधी भी आती हैं और मोहन भागवत भी आते हैं। क्योंकि अब हिंदुस्तान में हर आदमी ये कहता है कि हम लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, हम हर आदमी हिंदू है जो भारत में रहता है। मैं इसे थोड़ा सा पलटना चाहता हूं। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हर नागरिक अपने को यह दावा करता है कि वह लोकतांत्रिक है। तो लोकतंत्र के लिए चुनौती और खतरे कहां से आ रहे हैं? लोकतंत्र पर हमले कौन कौन लोग कर रहे हैं? वे लोग कर रहे हैं जो कि लोकतांत्रिक होने का दावा कर रहे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 2014 से मोदी जी चुन के आए तब से ये बात शुरू हुई, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के लिए जितना है, लोकतंत्र को उतना ही ज्यादा नुकसान उन लोगों ने भी पहुंचाया है जो लिबरल रहे हैं। आप याद कीजिए 1957 में जब पहली बार केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी, पूरी दुनिया में पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हुआ करते थे महान डेमोक्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू। और महान डेमोक्रेट होती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, कांग्रेस की नेत्री थी। पंडित नेहरू ने कम्युनिस्टों की उस सरकार को, जो 57 में चुनी गई थी, 5 साल काम करने नहीं दिया। उस सरकार को बीच में ही गिरा दिया, मुक्ति अभियान चला के। लोकतंत्र पर सबसे पहले हमले किसने किए? सबसे पहले हमले उन्होंने किए जो कि डेमोक्रेट थे, और ग्रेट डेमोक्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसलिए ये इल्यूजन नहीं होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में लिबरल जो है, वो जो डेमोक्रेट्स है, वो तो कभी फासिस्ट हो ही नहीं सकता, वो डिक्टेटर हो ही नहीं सकता। ये गलतफहमी है। बल्कि देखा यह गया है कि सारी दुनिया में डेमोक्रेसी के एनिमी वे लोग हैं जो कि डेमोक्रेट्स कहलाते हैं। तो एक लाइन में मैं आपके जहन में यह चीज उतारना चाहता हूं, लोकतंत्र के शत्रु कौन है? जो कि लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती आती है विद इन डेमोक्रेसी, नॉट आउटसाइड डेमोक्रेसी। पंडित नेहरू विदेशी नहीं थे। पंडित नेहरू यहां की डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल हिस्सा थे, और उन्होंने सबसे पहले एक इलेक्टेड गवर्नमेंट टॉपल की थी। और इंदिरा गांधी, जिस समय उनकी जय जयकार हो रही थी, पाकिस्तान विजय के बाद जब दुमदुमी बज रही थी, तो जान लीजिए बंगाल में सबसे ज्यादा नंगा नाच किया गया डेमोक्रेसी का।
पूरा का पूरा चुनाव हर बूथ लूटा गया, कम्युनिस्ट हारे। इंदिरा गांधी को अपार बहुमत मिला था लोकतंत्र में, लेकिन इंदिरा गांधी ने सबसे निकृष्टतम काम किया था कि उन्होंने बंगाल में एकदम सेमी फासिस्ट टेरर स्थापित किया सिद्धार्थ शंकर राय के जरिए। जीत के आई थी, महाविजय पर चढ़कर आई थी, लेकिन सबसे पहले किस पर हमले किए? जनता के वोटिंग राइट को छीन लिया, सारे बूथ लूटे गए। सिर्फ 3 कम्युनिस्ट जीते थे। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि बंगाल में सेमी फासिस्ट टेरर के तहत बूथ लूटे गए और सारी विधानसभा में एकदम बोगस वोटिंग के जरिए कांग्रेस ने सरकार बनाई जाती। ये बुद्धि का अपहरण करने वाला चूरन है ना, वो खाली मोदी के पास ही नहीं है, वो कांग्रेस के पास भी रहा है। तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए सबसे बड़ा काम क्या है कि आप डेमोक्रेसी को सबसे पहले डेमोक्रेट्स से बचाइए। ये जो पीएम मोदी हैं, ये तो बहुमत के नशे में इतने चूर हैं कि इन्हें तो अभी आदमी भुनका नजर आ रहा है। ये आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। तो नया जो सिस्टम डेवलप हुआ, जिसका कि हमने कभी ठंडे दिमाग से विश्लेषण नहीं किया, हमने सोचने की कोशिश ही नहीं की कि विद इन डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेट्स कैसे डेमोक्रेसी के एनिमी की भूमिका अदा करते हैं। सब दावा कर रहे हैं हिंदुस्तान में जो है, सब कह रहे हैं हम लोकतांत्रिक हैं। जो संगठन पूरे देश में सबसे ज्यादा दंगे कराता है, दंगों में भाग लेता है, वह भी कहता है कि हम लोकतांत्रिक हैं। जो लोग भाग रहे हैं विभिन्न समयों पर, वे भी दावा करते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं। कमाल का लोकतंत्र है ये तो। इसमें हर आदमी डेमोक्रेट है, फंडामेंटलिस्ट भी डेमोक्रेट है, रिएक्शनरी भी डेमोक्रेट, प्रोग्रेसिव भी डेमोक्रेट, इसमें अनडेमोक्रेट। आपको नहीं लगता कि है वो व्यक्ति दावा कर रहा है सीना फुला के कि वो डेमोक्रेट है? तो पहली चीज जिससे कि हम लोग समझें, ये जो अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी में हर आदमी ये कहता है कि मैं डेमोक्रेट हूं, मैं लोकतांत्रिक हूं, और हर आदमी ये दावा करता है कि मैं लोकतांत्रिक हूं, इसलिए उसका हक बनता है वो डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करे। और की लोकतांत्रिक है तो फिर लोकतंत्र में इतना संकट क्यों है? क्या वजह है कि लोकतंत्र जो है इतना संकट से घिरा हुआ है? कोई तो वजह होगी। जज भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। एमपी एमएलए भी कहते हैं हम डेमोक्रेट्स हैं, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। तो सभी अगर डेमोक्रेट्स हैं तो फिर संकट कहां है? डेमोक्रेसी तो बिल्कुल स्वर्ग होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी स्वर्ग नहीं है। डेमोक्रेसी अब रौरव नर्क नहीं। पार्लियामेंट का या विधानसभा का हेडलाइन देखिए अखबारों की, आपको लगेगा कि अचीवमेंट है हिंदुस्तान की लोकतंत्र का।
लोकतंत्र की महान उपलब्धि क्या है? संसद का चुना जाना और विधानसभा का चुना जाना। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है उसकी। अब आप देखिए, दिलचस्प चीज है, जो ही ये चुने जाते हैं उसके बाद संसद के और एक प्रदत्त मानवीय अधिकार, ये दोनों एक दूसरे, लोकतंत्र में सबसे अधिक कहां से हुए? इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किए सबसे ज्यादा हमले। जिसे जनता ने चुना, जो कि लोकतंत्र की विजय का प्रतीक थी, उसी सरकार ने, उसी दल ने सबसे ज्यादा लोकतंत्र पर हमले किए। ये बात कांग्रेस पर लागू होती, कम्युनिस्टों पर लागू नहीं होती, नहीं, वो सब पे लागू होती है। जब आप चुनी हुई सरकार होते हैं तो फिर आप किस चीज पर जोर, बीजेपी के लोग किस चीज पर जोर दे रहे हैं बार बार? हमको सरकार के लिए 5 साल के लिए, इसलिए जो मन में आएगी करेंगे। वो ये मानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि अब उनको ये मौका मिला है तो वे जो इच्छा हुई करेंगे। डेमोक्रेसी में ये अधिकार है। सरकार में बहुत हम चुने हुए लोग मैंडेट को लागू कर, उन्होंने पालन किया, इसका उन्होंने पालन किया और कश्मीर से 370 खत्म कर दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन था। लोकतंत्र में इतना महत्वपूर्ण है चुनी हुई सरकार का होना, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है संवैधानिक मानवाधिकारों का, संवैधानिक कमिटमेंट्स का बना रहना और उनका पालन करना। अनफॉर्चुनेटली जो सरकारें हमारे बीच में आई, वे टाइम टू टाइम उन्होंने इंफेसिस दिया कि चूंकि सरकार हमारी है, इसलिए जो मन में आएगी हम करेंगे। क्योंकि हमारा एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था, हमने जनता से वायदा किया था। किस बात का वायदा किया था आपने जनता से? तो याद है आपने क्या वायदा? जनता से वायदा किया था गरीबी मिटाएंगे। ये पहले कांग्रेस ने किया था ये वायदा, गरीबी हटाओ, लेकिन और ये जो साहब बैठे हैं मोदी जी, इन्होंने वायदा किया था कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 नहीं दी, 2 करोड़ तो छोड़ दो। सो एक तरफ सत्य जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, संविधान, और दूसरी तरफ मैनिफेस्टो है। इन अंतरक्रिया नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। चुनी हुई सरकारों के नहीं करती, ये बार बार महसूस, एक बड़े बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो डेमोक्रेट है वही एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज करता है। लोकतंत्र बार बार इस बात को हमें महसूस कराना है कि जो जिसे आप
वो अनडेमोक्रेटिक। लोकतंत्र का मतलब लोकतांत्रिक राज्य या स्टेट नहीं। लोकतंत्र बहुत खतरनाक, क्योंकि इस लोकतंत्र का आप नहीं है। इस गति नहीं करती। आम जनता शिरकत करे इसकी, इस लोकतांत्रिक परिकल्पना ही नहीं है, कोई ब्लू। और जब आपके पास में लोकतंत्र का तो आप जनता को कैसे कर सकते हैं? एक तो मनोरंजन के जरिए और दूसरा है, ये दोनों ही फार्मूले बड़े सक्सेस हैं। और हमारे पास में इन दोनों में से किसी एक को चुनो। इंटरनेट आपके पास में लोकतांत्रिक राज्य है, उस लोकतांत्रिक राज्य ने दो विकल्प छोड़े हैं, आनंद लीजिए या फिर